अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बात इतनी मुश्किलों से होती है। एटलीस्ट हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब हालत से तो पता चल ही रहा है। ऊपर से अगर मैं चाय पी के आपके साथ बात करूं तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है। मेरे प्रोड्यूसर साहब को तो बड़ा इतराज़ हो रहा है। वकार साहब कह रहे नहीं, पहले जी आप वीडियो रिकॉर्ड करें, चाय बाद में पी लेना। अब आप मुझे बताएं, क्या मेरे और आपके बीच में ये चाय रुकावट बन सकती है? कमेंट में लिखिएगा ताकि मुझे कम से कम आपसे बात करते हुए चाय तो मिल जाए। मतलब देखें ना, इन लोगों के ये जो प्रोड्यूसर लोग होते हैं ना, बड़े ख़राब लोग होते हैं। इनका तो बस नहीं चलता कि एंकर भूखा प्यासा मर जाए, सर्दी में मर जाए, लेकिन वीडियो टाइम पर जाए। अच्छा चलें, ये तो मजाक की बात होगी, लेकिन ये सीरियस है। ये मुझे चाय नहीं पीने दे रहे थे। आपको चाय का कब तंग कर रहा है तो आप लोग भी चाय ला के बैठे ना। 11 बजे इतना इम्पॉर्टेंट केस लगने वाला है। चाय का कप हाथ में पकड़ें, वीडियो भी देखें। जैसे ही 11 बजेगी ठक करके टीवी ऑन करके आप खबरें देखना शुरू कर दीजिएगा। 11 बजे कौन सा अहम केस लगने वाला मैं आपको अभी बताती हूँ। ये वही अहम केस है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के ऊपर हमला कर दिया। आपको पता उनका कोई काम तो फिजिकली होता नहीं है, सारे काम उनके वर्चुअल होते हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब पर वर्चुअल हमला किया गया है। वो हमला क्यों हुआ है? वो इसी 11 बजे जो एक अहम केस है उसकी समाअत है, उसकी वजह से हुआ है। और उसकी क्या डिटेल्स है आपको अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। इसके अलावा जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, यार मतलब कि ये कितनी वीडियो भारी भरकम होने वाली है। क्योंकि देखिए, चीफ जस्टिस का मैंने जिक्र करना है इसमें। आर्मी चीफ साहब के बारे में मैं भी आपको बताने वाली हूँ। उन्होंने ऐसा अपना डंडा, एक होता है ना ये मैजिकल बैंड ऐसे चलती है, हम देखते थे ना बचपन में, स्टोरीज़ में पढ़ते थे कि जो फेरीज आती हैं वो ऐसे ऐसे अपना डंडा मैजिकल बैंड चलाती हैं। लेकिन हकीकत में परियां नहीं आती मैजिकल बैंड चलाने के लिए। हकीकत में आर्मी चीफ आते हैं। हकीकत में जनरल आसिम मुनीर आए हैं और उन्होंने ठक करके अपना डंडा बजाया है। और जो डंडा बजा है ना, वो किस वजह से बजा है कि 9 मई वालों को किसी सूरत छूट नहीं मिलनी। समझ आ रही है? चाय पी लो। हाँ, थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। इसके अलावा नवाज शरीफ ने वजीर आजम कोई नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? अब आप कहेंगे ये तो बीनश ने लंबी छोड़ दी। मैं बताती हूँ, रुके ज़रा, पहले आप हाईलाइट्स लें। नवाज शरीफ ने वजीर आजम नहीं बनना, वो अपनी चॉइस से वजीर आजम नहीं बनेंगे। और सदर कौन बन रहा है ये हमें पता है। और सदर बन रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। और वो सदर क्यों बन रहे हैं ये मुझे किसने बताया है मैं आपको बताऊंगी। खुद मुझे आसिफ अली जरदारी साहब ने बताया है। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले शुरू हो जाते हैं जी 11 बजे क्या होने वाला है। अभी अब से कुछ घंटे के बाद समाअत होने वाली है। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, जहांगीर खान तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, और सिर्फ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, ऐसे बहुत से लोग जिनके ऊपर ताहयात फॉर लाइफ सियासत ना करने का बैन है, ऐसे कोई 30-35 लोग हैं ऑल टुगेदर। इनमें से जाहिर सी बात है नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन साहब बहुत प्रोमिनेंट है। इन सब के हवाले से एक बहुत बड़ी अहम समाअत होने वाली है। और इस समाअत के अंदर 7 रुकनी बेंच है जो कि डिसाइड करेगा कि ये जो बैन है ये लाइफ टाइम रहेगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, या फिर इलेक्शन एक्ट के तहत जो है ये मामला होगा। ताहयात ना अहली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा। वो सुप्रीम कोर्ट जिसका फैसला साकिब निसार साहब ने किया था, याद है आपको, डैम वाले बाबा जी। उन्होंने ही कहा था ना ये लाइफ टाइम बैन है। नवाज शरीफ लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाइड है, जहांगीर खान तरीन साहब लाइफ टाइम पूरी जिंदगी डिस्क्वालिफाइड है। या फिर इलेक्शन एक्ट क्या है, जो कि ऑफकोर्स पार्लियामेंट ने कानून साजी की। ताहयात ना अहली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है वो अहम समाअत करेगा। बेंच में कौन कौन शामिल है? जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर एंड जस्टिस मुसर्रत हिलाली। ये जो है 7 रुकनी बेंच है। अब मामला ये है कि इन 7 रुकनी बेंच को लेकर के इतनी ट्रोलिंग कल रात से ट्विटर पर चल रही है। और आपको पता है ट्रोलिंग वाली पार्टी कौन सी? वो है पीटीआई। वर्चुअल पार्टी कौन सी? वो है पीटीआई। हर चीज़ जिनकी वर्चुअल होती है वो है पीटीआई। इनकी गालिम गलोच भी वर्चुअल है। अब ये देखें, ये यूट्यूबर हैं सदीक जान, वो लिख रहे हैं कि नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत का केस सुनने वाला बेंच, काजी फाइज ईसा साहब ने नवाज शरीफ की ताहयात ना अहली ख़त्म करने के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दी। और खुदा का वास्ता है, इसे कहते हैं एंगलिंग, इसे कहते हैं ब्रेन वॉशिंग,
इसे कहते हैं अगले पर चढ़ाई करना, इसे कहते हैं अगले को अंडर प्रेशर करना, इसे कहते हैं इमोशनल कार्ड खेल करके पहले से ही अगले को बैकफुट पे करना। जो काम सदीक जान ने तो खैर जो किया सो किया, इसके अलावा और बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर जाके देखें तो ट्रेंड्स चल रहे हैं, पूरा का पूरा हमला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काजी फाइज ईसा के ऊपर। कौन से काजी फाइज ईसा साहब, जो इस वक्त तो मुल्क के चीफ जस्टिस है, लेकिन माजी में इसी काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर उन्होंने एक रेफरेंस दायर किया, बाद में नाक से लकीरें निकलवाते रहे कि जी हमने तो ये एवं ही रेफरेंस डायल कर दिया, झूठा रेफरेंस था, जनरल फैज के कहने पर किया, जनरल बाजवा के कहने पर किया, ठीक है ना, ये सारी फिल्में चलती रही थी ना। लेकिन उस झूठे रेफरेंस को भी काजी फाइज ईसा साहब ने मात दी और उन्होंने साबित किया कि वो किस खमीर से बने हुए। ये वही काजी फाइज ईसा साहब हैं जिनसे तरले मिनते अभी पिछले 2-4 हफ्ते पीटीआई ने तरले मिनते करते हुए इनसे गुजारे हैं, एड़ियां रगड़ते हुए गुजारे हैं कि सर जी लेवल प्लेइंग फील्ड, सर जी किसी तरह चिट्ठियां लिखी गई थी ना कि किसी तरह आप फैसला करें, किसी तरह आप इंटरवीन करें, किसी तरह आप हमें बताएं इलेक्शन होने वाले हैं। याद है आपको, जिसका जवाब काजी फाइज ईसा साहब ने भी अपने जो है क्लैरिकल स्टाफ के जरिए चिट्ठी लिख करके जवाब दिया था कि भाईजान ये क्या है, मतलब आपने एक जो है टाइपेड लेटर भेज दिया हमें। याद है ना आपको वो सारी राम कहानियां, मददें मांगनी आपने काजी फाइज ईसा से, इंसाफ के लिए आपने देखना काजी फाइज ईसा साहब को, तो उन्हीं को बैकफुट पे कर रहे हैं, उन्हीं पर पीटीआई चढ़ाई कर रही है, उन्हीं के ऊपर हमला कर रही है। मतलब ये मन तक तो समझ नहीं आती, ऐसे नहीं चलता और ऐसे नहीं चलेगा और इस तरह से काम नहीं होता। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता ना, तो मैं आपको जनरल आसिम मुनीर साहब का वो बयान बता देती हूँ जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि 9 मई वालों को छूट नहीं। क्या कहा है उन्होंने? 9 मई वालों, जो 9 मई के जो दहशतगर्द हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, ये जुमला उन्होंने बोला है। तो भाई 9 मई वालों, जितने भी कौमी यूथ है, 9 मई के जितने भी यूथियाज हैं, सब की टलियां खड़क जानी चाहिए। ये है जी जनरल आसिम मुनीर साहब का डंडा, क्योंकि अब ये चलना ही चलना है। जनरल आसिम मुनीर साहब ना बात कम करते हैं, एक्शन ज़्यादा दिखाते हैं। अब एक्शन होना है, ये आपने देखा है ना, कागजात नामजदगी है वो, जितना चाहे मर्जी हम कहते रहे कि जी हाय पीटीआई को दीवार से लगा दिया वो। भाई मुझे बताएं, जिन लोगों ने हमला किया है, जिन लोगों ने फ़ौज के ऊपर हमला किया है, जिन लोगों ने रियासत के ऊपर हमला किया है, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? आप मुझे बताएं, कोई गुंडे लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं? वो लोग जो दहशत फैलाएं, जो टेरर फैलाएं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? वो लोग जो कि 9 मई को आपकी फ़ौज पर हमला करें, क्या उन लोगों को इलेक्शन लड़ने देना चाहिए? मैं तो कहती हूँ नहीं लड़ने देना चाहिए। ये क्या दो राय हैं भाई? कोई डिप्लोमेसी नहीं। यहाँ पर हम सीधी बात करते हैं। आपको पता है मैं प्रोग्राम पे सीधी बात करती हूँ, द बीनर सलीम शो के अंदर हम बिल्कुल सीधी बात करते हैं। हम ये कोई दो बातें नहीं करते डिप्लोमेसी की कि चंद फॉलोअर्स के लिए या अपना फॉलोइंग काउंट बढ़ाने के लिए कि जी मेरी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, मैं आके झूठ बोलूँ। नहीं नहीं, ये जमहूरियत के साथ अच्छा नहीं हो रहा। क्या जमहूरियत फ़ौज के ऊपर हमला करने को कहते हैं? क्या जमहूरियत मुल्क के अंदर आग लगाने को कहते हैं? भुट्टो को फांसी हो गई, ज़ियाउल हक ने उसमें खूब किरदार अदा किया, जुडिशरी ने भी उसमें खूब किरदार अदा किया। क्या पीपल्स पार्टी ने फौज पर हमला किया? क्या पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक पर हमला किया? बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। क्या मुशर्रफ पर हमला किया गया? क्या मुल्क के अंदर आग लगाई गई? क्या पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई हरकत की? 3 दफ़ा नवाज शरीफ को निकाला गया, 3 दफ़ा। क्या नून लीग ने यह हरकत की? नून लीग ने GH के ऊपर हमले किए? जाते जाते जो लास्ट टाइम था, नवाज शरीफ को तो इतनी शिकायतें थी जनरल बाजवा से, इतनी शिकायतें थी जनरल फैज से। क्या नून लीग ने जनरल बाजवा, जनरल फैज पर हमला किया? वो तो अभी तक डरते, उनका नाम नहीं लेते। तो मुझे ये बताएं, ये पीटीआई है, ये जो 9 मई वाली है, ये कोई उच्च की पीर है? ये कोई नई ऐसी जमात है? क्यों, किस वजह से? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल चलने नहीं दिया जाएगा। अब आज जी नवाज शरीफ साहब पर आज 11 बजे ये जो अहम समाअत होनी है, 99% कितना, 99% ये चांस है कि हम इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। बिल्कुल दोबारा, क्या चांस है? 99% कि जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल पर हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। इसलिए क्योंकि जो बेंच है उसमें बहुत ही डेमोक्रेटिक जजेस भी हैं, जो कि पार्लियामान को, कानून साजी को वैल्यू करते हैं, सिर्फ डिक्टेटरशिप को वैल्यू नहीं करते। साकिब निसार की सूरत में एक डिक्टेटर आया, उसने किसी से ऑर्डर लेकर के किसी से शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी दिखा करके कहा जी लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम। वो 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया था।
अब ये 7 रुकनी बेंच कर रहा है, उससे ज़्यादा तादाद में जजेस बैठ के कर रहे हैं। तो 99% चांस है कि डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, PMLN, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ क्यों। एक मिनट, रुके, रिएक्शन अपने पास रखें। इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म अभी नहीं बनना चाहते। नवाज शरीफ साहब एक नेशनल गवर्नमेंट चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेम टेबल पर बिठाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान किसी तरह आगे बढ़े। और वो खुद नवाज शरीफ जो कि चौथी दफ़ा अगर वज़ीर आज़म बनते तो उनके कैलिबर को सूट नहीं करता। नवाज शरीफ जो हैं उनकी पार्टी के सदर, क्योंकि नवाज शरीफ इस टाइम पे ताहयात कायद हैं, उनकी पार्टी के सदर यानी शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने। उनकी वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज़ साहिबा ये चाहती हैं वो वज़ीर आज़म बने। उनके जितने भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं बाकी वो चाहते हैं कि वो बने। उनकी पार्टी में जो सीनियर लीडरशिप है, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, ये सब चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि देखते हैं। और जब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं ना कि देखते हैं, तो इसका ये मतलब है कि नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। लेकिन हाँ, वज़ारत उज़्मा नून लीग को मिलेगी। ये फ़ैसला नवाज शरीफ ने करना है कि वो खुद वज़ीर आज़म अगर नहीं बनते तो उनकी जगह कौन बनेगा। क्या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे? और अगर नवाज शरीफ साहब मजबूरी के तहत, जस्ट बिकॉज के सबको एक साथ लेकर के चलना है और एक पॉलिटिकल ब्रीदर देना है, एक क्योंकि वो जमहूरियत जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है उसका एटलीस्ट एक तासुर देना, तो उसके लिए अगर बन भी जाते वज़ीर आज़म तो 1-1.5 साल के बाद ये वज़ारत उज़्मा हैंड ओवर कर देंगे, आगे पास ऑन कर देंगे PMLN में किसी और को। ये मैं आपको विद इन द बेंचेस बता रही हूँ जो गुफ्तगू चल रही है। अभी उसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है नवाज शरीफ साहब का, जो लोग नवाज शरीफ की सियासत को काफ़ी देर से स्टडी कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपनी बातें अपने दिल तक रखते हैं या फिर कुलसूम नवाज साहिबा से करते थे। अभी भी वो जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनको क्लियरली नवाज शरीफ साहब खुद अपने मुँह से नहीं कह रहे हैं कि नहीं वज़ारत उज़्मा देखें। वो कहते हैं हम देखेंगे कि क्या होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ उनका काम नेशनल में, सेंटर में गवर्नमेंट बनाने का है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब फोकस कर रहे हैं, जिसके वजह से यह हत्तल इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब अपना नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर देंगे, लेकिन वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। अगर बने भी तो थोड़ी देर के लिए बनेंगे और उसके बाद खुद अपनी मर्जी से आगे किसी और को वज़ारत उज़्मा पास ऑन कर देंगे। मगर सदर बहुत क्लियर है। एक ऐसी मैं आपको कॉन्वर्सेशन बताने वाली, एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन है। ये कॉन्वर्सेशन तभी हुई थी जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर की शादी थी। उस घर की शादी में सब इनवाइटेड थे, लेकिन नून लीग में से कोई नहीं गया। उस घर की शादी में आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे। उस घर की शादी में सादिक संजरानी साहब भी मौजूद थे। जब जनरल फैज़ का जिक्र आया, मुझे तुम याद आए, याद है ना वो गाना, याद है ना आपको जनरल फैज़ वाले? हाँ, उस पूरी शादी पर आसिफ अली जरदारी साहब को सब सदर कह के मुखातिब कर रहे थे। वो इसलिए नहीं कि वंस अ सदर इज़ ऑलवेज अ सदर, नो, वो इसलिए भी नहीं कि वो उनको साबिक सदर के तौर पर ट्रीट कर रहे थे, वो उनको आने वाले सदर के तौर पर ट्रीट कर रहे थे। यहाँ तक कि सदर साहब कहा जा रहा था तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा हल्का बोलो, धीरे बोलो, कहीं मौलाना ना सुन ले। यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान के बीच के अंदर ये मुकाबला है सदर बनने का, लेकिन असल में कोई मुकाबला नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को सदर बनाने का वादा जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने 2019 में किया था, PTM बनने से भी पहले, जब मौलाना साहब ने एक धरना किया था। और धरने के अंदर कुछ सिफारिशात थी कि हाँ मार्च तक हुकूमत ख़त्म, आप सदर बन जाएंगे, नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद PTM बनी और PTM के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि ठीक है, एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है हम मौलाना साहब को सदर बना देंगे। और मौलाना साहब सदर बनने के चक्कर में थे क्योंकि वो PTM में शामिल भी इसीलिए हुए थे कि उनको लगा, और वो कहते थे कि मुझे जनरल फैज़ जनरल बाजवा ने धोखा दिया क्योंकि मुझसे सदारत का वादा किया और फिर उसके बाद इलेक्शंस भी नहीं हुए और मैं सदर भी नहीं बना। राइट। अब मामला ये है कि जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तब से मुलाकात तो ज़रूर हुई, लेकिन ना सीट एडजस्टमेंट पर ठीक तरीके से बात टिक रही है किसकी कितनी सीटें, और ना इस बात पर सही तरह से बात टिक रही है कि मौलाना साहब को सदारत देनी है कि नहीं देनी। रियासत मौलाना साहब को सदारत देने के अंदर कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, और वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब होंगे क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब का रियासत के साथ भी वर्किंग रिलेशन ठीक है और आसिफ अली जरदारी साहब का नून लीग के साथ भी वर्किंग रिलेशन ठीक है। अगर वज़ीर आज़म नून लीग का हो
और सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब की हो, तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मौजूदा हालात के अंदर हुकूमत को चलाने का, विच इज़ जस्ट 2 months अवे। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मौलाना साहब के घर की शादी में नून लीग में से कोई भी नहीं गया, जिसका ये मतलब है कि नून लीग अपनी कैंपेनिंग में, नून लीग अपनी सीटें इकट्ठी करने में, नून लीग अपनी सेंटर में हुकूमत बनाने के लिए तगोदो कर रही है और उनके पास शादियों में जाने का टाइम नहीं है। मौलाना साहब की फैमिली की शादी में जाने का टाइम नहीं था, वरना कंसिडरिंग दैट कि नून लीग का जिस तरह का रख रखाव है, कोई ना कोई शरीफ फैमिली में से ज़रूर जाता, मगर कोई नहीं गया। सो देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं और समझने वाले बहुत कुछ समझते हैं। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कुछ आपको समझा दिया इस वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।